गुड आफ्टरनून सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, काफ़ी दिनों बाद वापस से कॉमर्स में एक टॉपिक है आपका प्रबंध की सूचना मैंने डलवा दी थी, उससे संबंधित प्रश्न मैं लेकर आई हूँ आज। अब प्रत्येक शनिवार आपका ये रिवीजन क्लास होगा और टाइम रहेगा आपका 12 से 1 के आसपास। ठीक है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास आपकी। तो जितने लोग अभी कि सब इधर उधर हो गए होंगे, बहुत टाइम से क्लासेस नहीं हुई थी, तो जब जब मैं आपको टॉपिक बताते जाऊंगी पूरे वीक आप उस टॉपिक में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद जो सैटरडे को आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है आपका प्रबंध। प्रबंध से संबंधित प्रश्न ये करेंगे हम। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो आप नियोजन, संगठन और निर्णयन के विषय में पढ़कर आएंगे। 3 टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे हम और तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले प्रबंध को खत्म करते हैं, फिर हम लेखा शास्त्र में जाएंगे और उसके पश्चात हम लोग अर्थशास्त्र में जाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से टॉपिक वाइज चलेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा। जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं उनको यदि डाउट होता है तो वो इस एमसीक्यू के दौरान ही उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्येक शनिवार अब आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ही के लिए है। ठीक है, कॉमर्स व्याख्याता की वैकेंसी की अगर बारे में कई लोग मुझे पूछे थे, तो किसी की भी वैकेंसी नहीं आई है। खाली कॉमर्स व्याख्याता की बात नहीं है, ना ही किसी शिक्षक की आई है, ना ही व्याख्याता की आई है, किसी की वैकेंसी नहीं आई है अभी। परंतु हमको उस तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी को करते रहना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है एक खरगोश, कछुए और खरगोश की कहानी सुने होगी नहीं, दौड़ में इतना कॉन्फिडेंस रहता है उसको कि वो भागते भागते सोचता है कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता, और वो क्या करता है, सो जाता है। एक अच्छा स्टूडेंट यही काम करता है, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, पढ़ पढ़ के 6-7 महीना पढ़ लिए, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं, 4 महीना नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसी 4 महीने में कोई और बाजी मार जाता है। तो गति धीमी रखिए, केवल 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे ही पढ़िए, पर नियमित रूप से उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून भोजराज। यस यस दुर्गा, मुझे याद है। ठीक है, तो जितने भी लोग अब इस चीज को फॉलो करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे कि टॉपिक मैं आपको दे चुकी हूँ, लास्ट में एक बार और टॉपिक बता दूंगी, अभी एक बार बता दी हूँ। ठीक है, निर्णयन, संगठन, ठीक है, और एक मैंने क्या कहा था, नियोजन। ठीक है, ये 3 टॉपिक से पढ़कर आएंगे और अगले सैटरडे उससे क्वेश्चन होगा। केवल 3 टॉपिक पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, डीप। वर्ष याद रखिएगा, किसने उसको प्रकाशित किया है वो याद रखिएगा, क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, सब याद रखिएगा। फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, अभी ये प्रबंध से संबंधित प्रश्न है, आज मैं भी हेल्प करूंगी थोड़ा सा, पर आप लोग पहले बताएंगे। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? डॉक्टर विलियम आर स्प्रिंगल, जी ई मिलवर्ड, लेफिंगवेल, या फिर आर्डवे टेड? कौन है बताएंगे आप लोग? 10-10 सेकेंड का समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, वॉइस क्लियर है ना सबको? चलिए बताएंगे। तो द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक हैं वो आ से ही मैंने बताया था कि उनका लेखन है, और आ से ही उनका नाम है, मतलब कि आर्डवे टेड। ठीक है, क्लियर है? और आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, द से मैंने भी कहा था, टेड को याद रख सकते हैं, जिसको जैसे याद होता है। ठीक है, चलिए, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? स्प्रिगल है, सेल्डन है, मिलवर्ड है, या लेफिंगवेल है? कौन है? फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, फिलोसफी के बारे में किसने चर्चा की थी प्रबंध में, बताओ? पढ़ते समय मैंने ये बोला था कि फिलोसफी पढ़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत ताकत चाहिए, बहुत शालीनता से हमको फिलोसफी को समझना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा था कि जिनके शोल्डर में दम होता है वही क्या कर पाते हैं, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ पाते हैं। तो ऑप्शन क्या था? सेल्डन।
ठीक है, जोड़ जोड़ के मैंने बताया था, कुछ कुछ चीजें याद रखने के लिए, जिन्होंने याद रखे होंगे वो बता देंगे, नहीं तो भूल गए होंगे तो फिर से रिवाइज करते जाओ। शेल्डन ने बताया था, ठीक है, किसने बताया था? शेल्डन ने। चलिए, आदेश की एकता का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा भी करेंगे थोड़ा सा। आदेश की एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? F.W. टेलर ने, फ्योल ने, जिनका पूरा नाम हेनरी फ्योल है, एल्टन मायो ने, पीटर एफ ड्रकर ने, किसने किया था? आदेश की एकता या फिर एक रूपता, दोनों बोला गया है अलग अलग पुस्तकों में, दोनों का मतलब एक ही होता है। वेरी गुड, किसने कहा था? फ्योल ने। फ्योल ने कहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर चार ऑनर हैं और तो एक ही कर्मचारी लेते हैं, चारों ऑनर एक कर्मचारी को एक साथ आदेश देते हैं, आदेश की एकता, ठीक है, या एक रूपता, तो ये कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए का ऑर्डर फॉलो करूं, बी का करूं, सी का करूं या फिर डी का। इस कंफ्यूजन में या तो वो ए का करेगा तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? रुष्ट हो जाएंगे उससे, ठीक है, या बी का करेगा तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। तो कभी भी आदेश जो है वो किसके द्वारा दिया जाए? केवल एक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाए, जिसको बोला जाता है आदेश की एकता। अर्थात ये जो डायग्राम है वो कैसा बनना चाहिए? ये चारों की आपस में सलाह होगी, एक आदेश निर्धारित होगा और वह किसको मिलेगा? उस कर्मचारी को मिलेगा। समझ आया? तो इस डायग्राम को भी ध्यान रखेंगे, डायग्राम से संबंधित भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा F.W. टेलर, ठीक है, टेलर इनका शॉर्ट फॉर्म है और F.W. जो है बोला जाता है, ठीक है, F.W. टेलर का मुख्य योगदान नहीं है। इन्होंने किस चीज में योगदान नहीं दिया है? वैज्ञानिक प्रबंध, समय एवं गति अध्ययन, विभेदात्मक मजदूरी योजना और आधुनिक प्रबंध। बताओ, इनमें से कौन सा इन्होंने योगदान नहीं दिया है? किसने? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? टेलर। फटाफट आंसर करो ना, बिना लेट किए। तुरंत आंसर सामने है और समझ भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारा। F.W. टेलर जो है, इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को प्रतिपादित किया है, इन्होंने समय और गति का अध्ययन भी किया है, इन्होंने विभेदात्मक मजदूरी अर्थात जो व्यक्ति जितना कार्य करेगा, समय और गति का अध्ययन करके उन्होंने ये निकाला कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो है आधुनिक प्रबंध, ठीक है, क्लियर है? आधुनिक प्रबंध इनका ऑप्शन नहीं आएगा, किसका? टेलर का। वेरी गुड। चलो थोड़ा फास्ट दो लेकिन आंसर ना। पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। मैनेजमेंट इन एक्शन, एक्शन ये लेखक कौन है? मैनेजमेंट इन एक्शन, लॉरेंस ए एप्ले है, जी ई मिलवर्ड है, जोसेफ एल मैसी है या जोएल डीन है? बताओ। इसको भी याद कराया था, जैसे वहां आ से याद कराया था, यहाँ पे ए से याद कराया था, ठीक है। मैनेजमेंट इन एक्शन, लॉरेंस ए एप्ले, किसका है? लॉरेंस ए एप्ले की रचना है, इन्होंने लिखा है इसको, ठीक है। चलिए, द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी, ये लेखक कौन है? जंगल थ्योरी, हेरोल्ड कुंट्ज, रॉस मुरे, जेम्स लुंडी या फिर स्टेनले वेंस? बताओ, चारों में से जंगल थ्योरी मैनेजमेंट की किसने लिखी थी? बताते जाओ। सब भूल गए लग रहा है। कितने लोग पढ़ रहे हो अभी? कितने लोग अभी जारी रखे हो पढ़ाई? इतना इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लास में हम लोग का किया हुआ क्वेश्चन है पूरा। तो द मैनेजमेंट जंगल थ्योरी किसने दिया था? हेरोल्ड ने दिया था। किसने दिया था? हेरोल्ड ने, ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं लेकिन वो एक दो ही हैं संख्या में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है नेट और सेट में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन व्याख्याता में थोड़ा कम आने की संभावना है, पर अभी जो चल रहा है ऐसे ही प्रश्न ज्यादा चल रहे हैं, तो ऐसा भी करते हैं। आपको एक कथन दिया हुआ है, कथन ए, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो सभी कार्यों की अंतर क्रिया में निहित होती है, यानी कि जितने भी कार्य आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट का होना जरूरी है, ये बोला जा रहा है। कारण, प्रबंधक पहले नियोजन करता है, के बाद संगठन या संगठित करता है और अंत में नियंत्रण के कार्यों का निष्पादन करता है, ठीक है। तो कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करना है आपको। पहला है ए और आर दोनों सही है, यानी दोनों बातें सही हैं, ठीक है। और आर ए की व्याख्या भी करता है, मतलब ये जो कह रहा है इस कथन के लिए बिल्कुल सही कह रहा है कि यही कारण है जिस कारण से प्रबंध हर जगह निहित होता है, ठीक है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो ये कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, दोनों अलग अलग बातें चल रही हैं, ठीक है। ए सही है और आर गलत है, यानी कथन सही है और कारण गलत है। और नीचे है कि ए गलत है और कारण सही है। चारों में से आप किस में जाएंगे बताइए। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी जब तक आप लोग नहीं देंगे, ठीक है। जल्दी बताएंगे। 7वें नंबर का आंसर है वेरी गुड, सबका आंसर सही है। इसका ऑप्शन होगा जो सही है वो ए है। तो हम जानते हैं कि प्रबंध जो है उसके लिए सबसे पहले हमको योजना बनानी पड़ती है, कोई भी कार्य करने के लिए हमको योजना बनानी पड़ती है। जैसे हम एक चीज सोचते हैं कि अगर हमको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए भी हम एक योजना बनाएंगे, मतलब वहां पर भी प्रबंध क्या है, निहित है। और कथन तो हमारा यही कह रहा है ना कि जो सभी कार्यों में क्या है, निहित है, यानी उसकी क्रिया कहीं ना कहीं आती है। तो योजना बनाना हर जगह है। संगठित भी करते हैं, कहीं नोट्स जोड़ते हैं तो कहीं व्यक्ति जोड़ते हैं, मजदूर जोड़ते हैं, कहीं सामान जोड़ते हैं। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन हर जगह पर लागू होता है, मोटिवेशन के बिना हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन के लिए कोई व्यक्ति हो, कभी कभी मोटिवेट हम खुद से भी होते हैं और खुद से ही क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट होते हैं। और कभी कभी वातावरण यानी परिस्थितियां। और लास्ट में हम इन सब पर क्या कर लेते हैं, नियंत्रण। यानी कि ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है, क्योंकि प्रबंध चैप्टर में सबसे ज्यादा पुस्तकों के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लेखक कौन है, जोएल डीन है, फ्योल है, टेलर है या हरविसन है, कौन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, अब भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन को क्या कर दिया, हिंदी के जगह इंग्लिश में लिख दिया। और कॉमर्स में एक चीज याद रखना, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वैज्ञानिक प्रबंध बोला था, अभी क्या बोल दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो लगेगा कि ये कोई दूसरा है, पर दूसरा नहीं है, वही है, ठीक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वापस से, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है, फ्योल है, ब्रेच है, शेल्डन है या वेंस है, बताएंगे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में यानी इंडस्ट्री के बारे में, जो आपका कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है, उस पर सबसे ज्यादा रिसर्च किसने किया है, फ्योल ने किया है। वो अंदर गए, वहां उन्होंने वर्कर को देखा, वर्कर कैसे काम करते हैं, कैसे आराम करते हैं, कैसे टाइम वेस्ट करते हैं, कोई वर्कर कैसे टाइम को यूटिलाइज करता है, सबकी
जो एक एक छोटी छोटी व्याख्या है वो किसने किया था, फ्योल ने किया था, इसलिए फ्योल को इंडस्ट्रियल से कनेक्ट करके रखेंगे और टेलर को किससे कनेक्ट करके रखेंगे, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फेडरिक हर्जबर्ग वैज्ञानिक प्रबंध। ये तो शुरू में ही गलत हो गया कि नहीं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक प्रबंध किसका चल रहा है, टेलर का। ठीक है, हमको क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी को मिला लो तो आंसर मिल गया कि नहीं। शुरू में ही क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये कहाँ है, ये देखो ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन है, टेलर है, तो ये तो नहीं है ना, तो नहीं है मतलब ये गलत है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, 10 का ए। ठीक है, तो बाकी बिल्कुल सही है। हेनरी फ्योल जो है वो आधुनिक प्रबंध के हैं, मैक्स वेबर जो नौकरशाही के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है, और फिलिप कोटलर जो है वो विपणन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में पूरी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट के लेखक कौन है, टेरी है, नाइल्स है, वेंस है या डेविस है, कौन है। शॉर्ट में ही मैं बोल रही हूँ, बाकी पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, बताओ। द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पर बुरा लग रहा है कि पढ़कर नहीं आए हो, कोई भी तुक्का मार रहे हो सब लोग। अगले सैटरडे सब तुक्का मत मारना, पढ़कर आना तीनों टॉपिक को। ठीक है, लास्ट में एक बार और बताऊंगी, याद रखना, डी होगा आर सी डेविस, वो है द फंडामेंटल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, ये लेखक। हेनरी फ्योल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, सबने सिद्धांत दिया है, टेलर ने भी सिद्धांत दिया है, फ्योल ने भी सिद्धांत दिया था, इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो फ्योल का नहीं है, व्यक्तिगत हित के स्थान पर संगठनात्मक हित की वरीयता, दल भावना, प्रबंधकों की एकता और निर्देशन की एकता, बताओ। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो इनका सिद्धांत नहीं है वो ये है, ऐसी कोई भी सिद्धांत नहीं बना है जहाँ प्रबंधकों की एकता को दिखाया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रबंधक कौन होता है पता है, एक होता है, हर जगह मैनेजर या मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति एक होता है, तो वहां पे एकता वाला कोई सवाल ही नहीं उठता। एकता वहां पर होती है जहां बहुत सारे मजदूर होते हैं या एक से ज्यादा मालिक होते हैं, तो वहां पे एकता का सवाल उठता है। ठीक है, चलिए, ये आपको सूची दी हुई है एक, सूची एक की मदों को दो से मिलाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब चीज। अब इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी जो अभी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, आप बताएंगे इसमें, 13 नंबर का है, सभी आंसर करेंगे। पीटर एफ ड्रकर, एमबीओ, पीटर एफ ड्रकर एमबीओ, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक, हेनरी जे फेयोल, ठीक है, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक इंडस्ट्रियल, अब भी मैंने बताया था कि आपको याद रखना है फ्यूल का किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, बार बार कह रही हूँ, अब इंडस्ट्रियल के जगह क्या वर्ड ला दिया, औद्योगिक, यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपके पेपर में भी इंग्लिश और हिंदी से ही खेला होता है, जो भी होता है ये कॉमर्स में। ठीक है, हुगो मास्टरबर्ग, ये जो है किसका है, क्रियात्मक प्रबंध का, तो सब तो साधारण ही मिले हुए हैं, यानी कि ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए, ऑप्शन ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। चलिए, एक और आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आपको सूची दी हुई है और बुक का नाम दिया है जिसमें से अभी हमने कुछ पढ़ा भी है, बुक। ठीक है, बताते जाना। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 15 नंबर का क्वेश्चन है ना, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसका है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो याद रखना, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है पीटर एफ ड्रकर का।
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए। फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट किसका है? शेल्डन का। मैंने अभी पहले पढ़ाया ना कि फिलोसफी पढ़ने के लिए शोल्डर में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए, तो शेल्डन याद रखना। ये किसका हो जाएगा? ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है? वैज्ञानिक वाला, टेलर का है, यानी कि हो जाएगा ये सी। और हेनरी फ्योल का हो जाएगा जनरल इंडस्ट्रियल, यानी कि हो जाएगा। क्लियर है सबको आंसर? ठीक। एक साथ कई सारी चीजें पता चलती हैं जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो केवल एक ही चैप्टर नहीं पढ़ते, उससे जुड़े अन्य चैप्टर के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 16 नंबर का। हार्थोन प्रयोग प्रतिपादक थे। हार्थोन, जॉर्ज एल्टन मेयो, जोएल डोन, जॉर्ज टेरी या स्टेनल वेंस, कौन थे प्रवर्तक? कौन थे? तो याद रखना हॉर्थोन प्रयोग, क्योंकि ये नहीं आया था हमारे पढ़ाई के दौरान, कुछ कुछ चीजें हमको याद रखनी है, तो ये याद रखना, नोट कर लो अच्छे से कॉपी में। जॉर्ज एल्टन मेयो, मेयो का है ये प्रयोग, ठीक है, मेयो ने किया था हॉर्थोन प्रयोग। ठीक। चलिए, प्रबंध के कार्यों में शामिल किया जाता है लेखांकन, समन्वय, उत्पादन और विपणन। प्रबंध के कार्यों में आप क्या क्या शामिल करते हैं? प्रबंध के कार्य कितने होते हैं? 8 कार्य थे, उसमें ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये तो खुद एक प्रबंध है, तो क्या है एक कार्य? समन्वय। 8 कार्यों में जो एक कार्य है वो क्या होता है? समन्वय। ठीक। 18 नंबर में आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, फिर से घूम फिर के वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या ही है प्रबंध में? है क्या? पुस्तकों के नाम, उसके लेखक, और किसने कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रबंध के कितने तत्व हैं, प्रबंध के कितने कार्य हैं, प्रबंध की कितनी विशेषता है, प्रबंध की कितनी सीमाएं हैं। खत्म प्रबंध चैप्टर। इस प्रबंध चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये एमसीक्यू आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो कौन है, चलो बताओ 18 का। हाँ, टेलर है ना। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? वही चेंज क्या हो गया? वैज्ञानिक प्रबंध के जगह बस उनकी थॉट को बोल दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हमसे क्यों नहीं बनते? एक तो इंग्लिश हिंदी के कारण, और एक जब शब्द को जोड़ दिया जाता है अन्य शब्दों के कारण, इसलिए, जबकि गिनी चुनी चीजें हैं। चलिए, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा यानी कि इसी के बारे में बात चल रही ना, टेलर के बारे में। विशेषता नहीं है, देखो अभी मैंने कहा ना विशेषता, ठीक है, विशेषता नहीं है। कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रत्येक कार्य के निष्पादन की एक सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। प्रत्येक कार्य का प्रमापित समय, सामग्री, कार्य विधि निर्धारित होती है। प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। पारस्परिक सहयोग के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है। मोस्ट इजी ऑप्शन है अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्या? कुछ भी अनुभव के आधार पर नहीं, सब निर्धारित होता है। थोड़ी ना हम, मैं बोल पाऊंगी मेरा ये अनुभव कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो तो मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव से आप सीख सकते हैं, मेरे अनुभव किसी के लिए काम आ सकते हैं, पर मेरे अनुभव के आधार पर किसी भी सिद्धांतों की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं केवल हेल्प कर सकती हूँ या किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर नहीं होता सिद्धांत। ठीक है, तो जो नहीं है विशेषता वो ये है, बाकी सब ठीक है। चलिए, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल अवधारणा के जन्मदाता, अब ये स्कूल में आ गए ना। प्रबंध हर जगह होता है, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, ठीक है, घर में प्रबंध होता है, हर जगह। स्कूल अवधारणा के जन्मदाता कौन है बताओ? कौन है? तो याद रखना फ्यूल। कौन है? फ्यूल। ठीक है, स्कूल अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार संहिता का व्यावसायिक नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, आचार संहिता का व्यावसायिक नाम क्या है? बताओ। व्यावसायिक नीति शास्त्र, नियम, अर्थशास्त्र या विधि?
यानी कि आचार संहिता को जब आप कॉमर्शियल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, व्यावसायिक नीति शास्त्र। संहिता लग गया ना, नीति शास्त्र संहिता। ठीक है। 23 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, प्रबंध प्रक्रिया स्कूल विचारधारा का लक्षण। ठीक है, ये देखिए अब भी जस्ट लगाया हम टिक, किसने दिया था? फ्योल ने। अब इनकी विचारधारा, इनके विशेषता को याद रखिए। तो लक्षण कौन सा है? सभी है कि इनमें से प्रबंधकीय कार्यों का विश्लेषण करके बुनियादी सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। सिद्धांतों के निर्माण व संशोधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। प्रबंध को एक कला माना जाता है। बताओ, मेरे हिसाब से तो सब है। कला भी माना जाता है, प्रक्रिया निरंतर चलती भी है, और सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 24 में आते हैं, मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? बताओ कौन है? देखो ये तो ऊपर कर रही हूँ तो ठीक इधर आ जा रहा है। 24 का बताएंगे, मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के प्रवर्तक। तो मानवीय व्यवहार स्कूल विचारधारा के जो प्रवर्तक है वो लेविन है, याद रखना, कुर्ट लेविन। मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? आंसर करेंगे। डेविस है, डेल है, फ्योल है, या ड्रकर है? कौन है? सहयोग की भावना, स्कूल की भावना, समानता की भावना, सबके जो रचयिता या जो भी बोल लो, कौन है? हेनरी फ्योल है। ठीक है। सामाजिक तकनीकी प्रणाली स्कूल अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो सामाजिक तकनीकी प्रणाली स्कूल अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ई एल ट्रिस्ट। ई एल ट्रिस्ट। आज का जो ये एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स वालों के लिए। बहुत सारा मैंने बुक का नाम, जो जो उन्होंने प्रतिपादित किया सिद्धांत, वो और कई चीजें ऐसी जो किसी बुक में नहीं है, नॉलेज के लिए आ जाती हैं, वो भी इसमें रखा है। तो उसको अच्छे से नोट कर लेना, या पीडीएफ निकलता हो तो निकाल के रख लेना। 27 में चलते हैं। प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन करना, समन्वित करना, नियंत्रित करना है। ये शब्द किनके द्वारा प्रतिपादित है? मतलब किसने प्रबंध को ऐसे समझाया है? डेफिनेशन आया है ये फ्योल ने, टेलर ने, पीटर ड्रफ ने, है ना, पीटर एफ ड्रकर बोलते हैं जिसको, कुंटज और ओडेनल ने। बताओ किसने किया है? किसने किया है? मोस्टली ऑप्शन कहाँ जाएगा? फ्योल। कहाँ जाएगा? फ्योल में। ठीक है, चलिए आगे। प्रबंध का मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? अब आ गया मानवीय संबंधों का दृष्टिकोण। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया? फ्योल ने, मेयो ने, ड्रकर ने, या टेरी ने? किसने प्रतिपादित किया? तो मानवीय संबंधों का आगे के क्वेश्चन में आया था, किसने किया था? मेयो ने। यानी कि नाम हो जाएगा एल्टन मेयो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? किस सिद्धांत के अंतर्गत? निर्णय का सिद्धांत, प्रशासकीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, या प्रायोगिक प्रबंध का सिद्धांत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, अंगूठे छाप। बताओ कौन सा होगा? बिना देर किए मैं ही बता रही हूँ, नहीं बता पाओगे। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है ये जानते हो कि नहीं? आजकल वो ऐसे अपन जाते हैं तो ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ, हम लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ नाम है ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी। बायोमेट्रिक बोलते हैं क्या? हम्म, तो वो क्या है? कुल मिला के पहले हम नीचे अंगूठा लगाते थे पेपर पे, अब किस पर लगा रहे हैं? मशीन पे। तो ये क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत ही है, मतलब उसी के अंतर्गत ये बल दिया गया है। ठीक है। हेनरी फ्योल किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? कोई भी बता देगा? जो नहीं भी पढ़ रहा होगा, अभी मैं 10 बार बोली हूँ, वही बता देगा। नहीं,
ये सबसे ज्यादा जो विख्यात हैं वो उनके सिद्धांतों के लिए। मैनेजमेंट के सबसे ज्यादा प्रिंसिपल फेयोल ने दिए हैं। उसी प्रिंसिपल से भारत देश में सबसे ज्यादा व्यवसाय हो रहा है इनके मैनेजमेंट के कारण, प्रबंध के कारण। अमेरिका सबसे ज्यादा फॉलो करता है इनको। निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित हैं? ठीक है, यानी प्रबंध के कार्य तो सभी हैं, पर कौन से ऐसे हैं जो एक के बाद दूसरा कार्य चालू होता है? नियोजन संगठन, नियोजन नियंत्रण, नियुक्ति संगठन, नियोजन या नियुक्ति। कौन सा कार्य है जो एक कार्य के तुरंत दूसरा कार्य चालू हो जाता है? निकटतम संबंधित है, मतलब एकदम एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसा लगता है कि हाँ हम दोनों की डेफिनेशन एक है, दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब की विशेषता है वो भी सेम है, लिमिटेशन यानी जो सीमाएं हैं वो भी सेम है। नहीं, नियोजन और संगठन तो ये तो पहले और दूसरे नंबर का हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? निकटतम रूप से संबंधित है। जैसे मैं हूं और मेरे जैसे कोई एक और टीचर है, जैसे हम तुलना करेंगे तो ऐसे बोलेंगे हाँ ये टीचर के जैसा ही ये टीचर पढ़ाता है, पर ऐसा थोड़ी ना है कि वो और मैं एक ही है। तो निकटतम रूप से मतलब बहुत सारी क्वालिटीज मैच करती हैं उसकी। इसके ऑप्शन बहुत आसान है वैसे देखा जाए तो। नहीं बता पाओगे, कुछ लोग बताए हैं वैसे। नियोजन और नियंत्रण, नियोजन पहला काम है, नियंत्रण आखिरी काम है। प्रबंध का नियोजन पहला काम है और नियंत्रण आखिरी काम है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन के व्यापक है? चलो बताओ कौन सी विचारधारा के अंतर्गत आता है? यहाँ की नहीं है भाई, ये विचारधारा ब्रिटिश की है, बाहर की है। कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी विचारधारा है जिसमें आप प्रबंध और प्रशासन से तुलना करेंगे तो वो ऑप्शन जाएगा ब्रिटिश विचारधारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सैटरडे के लिए टॉपिक याद रखेंगे, नियोजन संगठन निर्णयन, तीनों टॉपिक याद रखेंगे, पढ़कर आएंगे। 12 से 1 के बीच आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, धन्यवाद।